I stand tall when I kneel for the pain that they feel in the body or the mind. I leave nobody behind. Through the tempest or a storm, however it may form, those that are lost I'll find. I leave nobody behind. I lift them out of darkness into the light of solace, and even those that are left blind, I won't leave them behind. There is no choice. Hear my voice. There's an oath I have signed that leaves nobody behind. I keep the future in mind, so I can't leave anybody behind. I keep the future in mind, so I can't leave anybody behind. तो बच्चों, आपने जैसा वीडियो देखा, एक बहुत ही रोमांच से भरा हुआ वीडियो, तो कुछ उत्सुकता तो आपके अंदर आई ही होगी कि ये आखिर है क्या चीज। देश में एक ऐसी संस्था है जिसका काम एक ऑफिस की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहता। अपने मरीज तक पहुंचकर उनकी पीड़ा का निदान करने से इन जाबाज को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। ऊंचे पर्वत हो या निर्जन वन, सेवा भाव के प्रति अपने दायित्वों का निपुणता से निर्वहन करने वाले इन वीरों की जो झलक अभी आपने देखी, वो कोई और नहीं, हमारी भारतीय सेना की सेना चिकित्सा कोर यानी आर्मी मेडिकल कोर है। निश्चित ही आप सभी उत्सुक होंगे कि किस प्रकार आप इस कोर का हिस्सा बनकर अपने जीवन को और रोमांचक बना सके। इसलिए आपके मार्गदर्शन के लिए आज हमारे साथ हैं सेना चिकित्सा कोर से लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और उनके साथ हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ही मेडिकल कैडेट सुयश सिंह, जो अभी अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। जनरल कनिटकर फिलहाल डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली तीसरी महिला होने का गौरव प्राप्त है। जनरल कनिटकर ने पूना के प्रतिष्ठित आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC से MBBS की पढ़ाई करके एक विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। MBBS की पढ़ाई के दौरान पूना विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर एवं एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर में सर्वश्रेष्ठ छात्रा होने के लिए इन्हें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल और कलिंगा ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। आगे की पढ़ाई उन्होंने एम्स नई दिल्ली से की और शिशुओं में किडनी की बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर और ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल लंदन तथा मेडिकल एजुकेशन में फेमर फेलोशिप भी पूरी की। भारतीय सेना में 4 दशकों के अपने कार्यकाल में जनरल कनिटकर ने AFMC, ACMS एवं आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च रेफरल में कई शैक्षणिक पदों पर भी काम किया है। 2017 में उन्होंने AFMC के डीन एवं डेप्यूटी कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाला। उसके बाद जनरल कनिटकर ने उत्तर कमांड के मेजर जनरल मेडिकल के रूप में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। ये वही उत्तरी कमांड है जहां भारतीय सेना अपना युद्ध कौशल का लगभग रोज ही परिचय देती है। उनकी कर्मठता के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कृत किया।
भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के अतिरिक्त जनरल कानेटकर प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में सलाहकार भी हैं। वे MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की भी सदस्य हैं। लक्ष्य के इस एपिसोड में हम जनरल कानेटकर का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जनरल कानेटकर, हम हमेशा हमारा किसी न किसी रूप में आए दिन हमारा पाला डॉक्टरों से बढ़ता रहता है और हम देखते हैं कि कितना आगे बढ़कर अथक सेवा हमें देते रहते हैं। तो लेकिन आप जो है सो आर्मी से जुड़ी हुई है, तो मेडिकल प्रोफेशन और आर्मी मेडिकल कोर ये दोनों अलग अलग आयाम है ऐसा हमें लग रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है, इसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए बच्चों, फर्क तो इतना ही है कि हमें मतलब एक नहीं 2 टाइटल्स और 2 वर्दियों का फायदा एक साथ मिल जाता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ 3 वर्दी। और सुयश मैं देख रही हूँ हंस रहा है, क्योंकि मैं बच्चों को भी यही बताती थी कि डॉक्टर कोई भी बन सकता है, उसमें भी नाज है। फौजी, एक सोल्जर, वो भी कोई भी बन सकता है, उसपे भी गर्व होता है। और तीसरा रोल होता है एक टीचर का, जो मतलब एक अध्यापक जो बनता है उसको सारे लोग बहुत इज्जत से देखते हैं। किसको याद नहीं होता है अपनी पहली टीचर जब स्कूल जाते हैं। और आप देखिए आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर को ये तीनों एक साथ मिलते हैं। मतलब आप एक डॉक्टर भी हो तो इसलिए आपको एक स्टेथोस्कोप भी मिलता है और एक सफेद कोट भी मिलता है। आप एक सोल्जर भी होते हो, इसलिए हमें कॉम्बैट की वर्दी मिलती है, यूनिफॉर्म आर्मी नेवी एयरफोर्स का मिलता है, और हमें बच्चों को पढ़ाने का भी शौक मिल जाता है, पूरा हो जाता है। तो हम टीचर, डॉक्टर, सोल्जर तीनों एक साथ होते हैं। अब इसमें गर्व नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? यस मैम, आई थिंक मतलब एक पन तीन काज। बिल्कुल। हाँ सुयश, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो कह रहा था मैम, इट्स द बेस्ट वे टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस वन लाइफ व्हिच वी गेट। वी हैव दीस 3 ऑनर्स गेटिंग साइमल्टेनियसली। यस, एब्सोल्युटली। बच्चों, आप लाइफ एक है लेकिन 3 उसमें भूमिकाएं मिल, यू कैन सेलिब्रेट 3। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बहुआयामी एक करियर है। अगर आप जाना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो आपने देखा कि एक तीर से 2 नहीं 3 शिकार आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनरल कानेटकर। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ पहुंचते हैं कि आप तो सेना में आपका बहुत लंबा अनुभव है, सेना में अपनी सेवा देते हुए, और लेकिन इस सेवा के दौरान कई ऐसे पल आए होंगे आपके जीवन में जिसपे आपको बहुत गर्व हुआ होगा, बहुत प्राइड फील की होगी आप अपने कार्य के दौरान। और इसके साथ ही साथ कई ऐसे भी क्षण आए होंगे जहां आपको कुछ न कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप कोई चीज नहीं हुई होगी, आपने जो सोचा कि ऐसा होगा वो नहीं हुआ। तो ऐसे हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को आप ऐसी अपनी कुछ बातें बताएं, साझा करें। दोनों, मतलब जहां पे गर्व हुआ या बहुत खुशी हुई, ऐसे मौके भी बताऊंगी 1-2, और जहां पे लगा कि नहीं ये क्या मैं छोड़ दूं, ऐसा भी लगा, हताश होना, ये तो नेचुरल है, लेकिन उसमें से भी निकल आना और भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है। तो पहली बात, अगर आप कहते हो कि जिसमें गर्व हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि सबसे ज्यादा गर्व हुआ, मतलब एक मजे की बात है, शादी के फेरे में। अब आप पूछेंगे उसमें क्या है, सबको शादी करनी होती है और सबके फेरे होते हैं, तब मतलब उसमें गर्व क्या है। लेकिन मेरी शादी एग्जाम के 4 दिन बाद हुई। 12 नवंबर को मेरा मेडिसिन का वाइवा खत्म हुआ, 16 नवंबर को शादी। आप बताइए, 4 दिन के बाद। और मैं वेट भी नहीं करी कि रिजल्ट देखने के लिए। अच्छा, बात मजे की ये हुई कि फेरे चल रहे थे और पापा ने पंडित जी को एकदम से बोला कि 2 सेकंड रुकिए। तो सारे हम लोग रुक गए और सबको लगा कि अब क्या हो रहा है, ये फेरे हो रहे हैं और लड़की के पिताजी बोल रहे हैं रुकिए, और भागे। उन दिनों में ये टेलीफोन वगैरह नहीं थे ना, एक टेलीग्राम आया था, मेरे मेडिसिन के प्रोफेसर जनरल अभी KJ शेट्टी थे, उनका टेलीग्राम आया, कांग्रेचुलेशन आप फर्स्ट आई हो। आप देखो क्या मतलब, एक मुझे लगा कि ये तो दोनों हाथ में लड्डू, यहाँ शादी हो रही है और यहाँ फर्स्ट आने का मौका।
तो ये एक बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। और दूसरी बार जब बहुत अच्छा लगा जब मैं मतलब काफी ऊंचे ओहदे तक पहुंची थी, मतलब यहाँ वहां बातें चल रही थी, और एक दिन एक फोन आया मुझे, मेरी पीए बोली कि कोई स्वीटी बात करना चाहती है। तो मैंने कहा स्वीटी, समझ में नहीं आया। कहती नहीं, वो इंसिस्ट कर रही है। तो मैंने कहा लगा दो फोन। मैंने जब फोन उठाया तो ये कहने लगी कि मैडम आप मुझे भूल गई होंगी, लेकिन मैं पूरी जिंदगी, मतलब जैसी जैसी बड़ी होती गई, मम्मी पापा ने मुझे बताया कि तेरी जिंदगी एक मैडम ने बचाई थी। और ये लड़की वही थी जो 600 ग्राम की पैदा हुई थी और 7th मंथ में, और 1994-95 की, मतलब इतनी पुरानी बात है। तब तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। और मुझे याद है 3 महीने मैं इस बच्ची को, जब सबने सोचा कि ये तो मतलब जिंदा रह ही नहीं सकती है, बल्कि माँ को डिस्चार्ज भी कर दिया था, लेकिन ये बच्ची बच गई थी। और इसलिए मैंने, क्योंकि ये छोटी सी 600 ग्राम इतनी सी एक किडनी ट्रे में पचा के लाई थी, और जब ये बच गई और 3 महीने बाद घर गई, तो मैंने मम्मी को उसको कहा इसका नाम पिंकी रखो, कैसी गुलाबी गुलाबी छोटी सी है। और उसके बाद मतलब मैं भी कहीं पोस्टिंग चली गई, आप देखिए इतने साल निकल गए। और जब इस लड़की का मुझे फोन आया, कहती है मैं वही पिंकी हूँ, मैंने बीएचयू से एमकॉम किया हुआ है, मेरी अभी शादी हो गई है। तो मुझे जब इतने, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, आंख में आंसू आ गए कि उस बच्ची को एक जन्म देने का, मतलब जिंदगी देने का कितना फायदा हुआ। तो ऐसे मतलब एक डॉक्टर की जिंदगी में ना ऐसे बहुत मौके आते हैं, और यही तो वजह है जिसमें हम गर्व के साथ मतलब डॉक्टरी का रोल निभाते हैं। तो ये हुई कुछ अच्छी बातें, कुछ नेगेटिव। और मतलब ये मैं बच्चों को जरूर बताना चाहूंगी कि जिंदगी में हर चीज अपने मन की जैसे नहीं होती है, और हमें उनमें से निकलना आना सीखना चाहिए। तो जिद से मैं फौज में ज्वाइन करी थी। मेरे मम्मी पापा कोई फौज में नहीं था, लेकिन मुझे एक वर्दी से जो लगाव हो गया, एक एएफएमसी कॉलेज का अट्रैक्शन हो गया, उसमें मैं चली गई थी। और फर्स्ट आने के बावजूद मैंने जिद करी कि मुझे फौज में नौकरी करनी है। और उसके बाद फौज के कुछ अपने रूल्स है, उस टाइम मैं समझ नहीं पाई, मैं 3 साल तक पीजी नहीं कर पाई, मेरी शॉर्ट सर्विस थी, उसके बाद पीसी, काफी उसके अपने हर एक सर्विस के अपने अपने रूल्स और कानून होते हैं। तो वो उनको मैं तब समझ नहीं पाई, मुझे लगा कि मुझे पीजी नहीं मिल रही है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन अगर उस टाइम अगर मैं छोड़ देती तो शायद आज इस ओहदे तक नहीं पहुंचती। तो मैंने अपनी जहां पे मुझे पोस्ट किया वहां नौकरी करी, जो भी कठिनाई वो एक्सेप्ट करती गई। तो उस कारण मुझे जो है एक और स्ट्रेंथ आया। फिर जब काफी बार ऐसे हुआ कि पोस्टिंग्स हमारी साथ नहीं होती थी, अभी फौज में काफी अच्छा कर दिया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों हो तो काफी हद तक एक साथ पोस्टिंग देते। हमारे लिए तो 36 इयर्स शादी के जो हुए, उसमें से 12 साल हम साथ थे और बाकी 24 साल मैं कहीं, हस्बैंड कहीं, मेरे साथ 2 छोटे बच्चे, उसमें नौकरी भी करना, घर का संभालना। तो काफी बार मतलब मैं सिर पकड़ के बैठ जाती थी कि ये तो मैंने क्या कर दिया, अभी छोड़ देना चाहिए। लेकिन हर बार या तो मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, मेरे कलीग्स, मेरे साथी, उन सब ने मेरा हौसला जो बढ़ाया और लगी रही मैं। तो और जिंदगी में मुझे लगता है हमेशा एक प्लान बी बनाना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्या जिंदगी खत्म होती है? नहीं होती है। अगर एक चीज अपने तरीके से नहीं हुई तो हम उसे दूसरा तरीके से देख सकते हैं। अभी आप देखिए कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, उसको हम क्राइसिस बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। हम लोगों ने कितना कुछ सीख लिया, हमने कितनी कुछ अपनी हैसियत देख ली कि भाई हमारा देश बाकी कितने डेवलप देशों से कितनी अच्छी चीजें कर पा रहा है। तो हम हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों, आपको अगर मैं सलाह दूं तो आपको एक कांच का गेंद नहीं बनना चाहिए कि जो नीचे पटके तो वो टूट गया। अगर आपके पास उसके अंदर अपनी खुद की हिम्मत हो ना, तो रबर का बॉल जैसे जो आपको नीचे लगा तो और ऊपर जोर से उठ गए। तो ये आप में काबिलियत आनी चाहिए। और हर बार जब आप नीचे जाके ऊपर आओगे ना, तब आपका अपने आप पे जो आत्मनिर्भर या अपने आप
पे जो गर्व और अपनी कॉन्फिडेंस जो बढ़ती है, उसके सामने और कोई भी वो तुलना नहीं दे सकती है। बिल्कुल जनरल कानितकर, आप बल्कि आपने जो बोला, इसी वजह से आपकी पूरी की पूरी लाइफ हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जो पिंकी की बात आपने कही, तो लगभग उसी तरीके का एक प्रश्न आगे मैं पूछ रही हूँ कि बतौर शिशु रोग विशेषज्ञ आपने हर उम्र के बच्चों को हर परिस्थिति में देखा है, और आपके प्रयास से असंख्य बच्चे अपने जीवन के दर्दनाक अनुभवों से उबर पाए होंगे, जैसा आपने पिंकी के बारे में बताया, और सुनकर इतनी खुशी हुई कि अब वो मतलब बिल्कुल ऊंचे तबके की पढ़ाई उसने कंप्लीट कर ली है, जो कि माफ कीजिएगा हमारे प्रदेश में, बिहार जैसे प्रदेश में बहुत सारी लड़कियों के लिए संभव भी नहीं होता है, क्योंकि उनकी तुरंत में शादी कर दी जाती है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि दर्द केवल शारीरिक पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जीवन के कई पहलू अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो जनरल कानितकर, आप हमारे बच्चों के साथ अपने कुछ सुझाव साझा करें जो उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारी बातें तो आपने ऑलरेडी कह दी है, इसके अलावा भी अगर कुछ कहना चाहें जनरल कानितकर। यस, मैं मतलब वही बताऊंगी। सुयश अभी हमारे साथ है, तो मैंने मतलब जैसे आपने कहा ना कि बहुत मेरे बच्चे ही बच्चे, एक तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो मेरे घर में 2 बच्चे, मेरे वार्ड में हमेशा पूरे भरे हुए बच्चे थे, और जब मेरे अपने बच्चे दूर चले गए और पीडियाट्रिक से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आई, तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे 700 बच्चे मिल गए कॉलेज में, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आ गए। तो मैं सबको मतलब एक मेरे खुद बच्चे कहते थे कि मम्मा आप एक ना घिसी रिकॉर्ड्स की तरफ वही चीज बताती रहती है, और उन बच्चों को कॉलेज में भी यही बताती कि लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज करते हो तो एक ही चीज आप करते रहो और उसमें बहुत आगे निकल गए तो उसका उतना फायदा नहीं होता है जो आपने हर पहलू को अगर आपने अपने आप में डेवलप करने दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों को कहती हूँ कि फिट माइंड इन अ फिट बॉडी। तो आपके बच्चे आजकल फोन पे होती है, टीवी पे होती है, कंप्यूटर पे बैठ के होती है, तो एक्सरसाइज के तौर पे बहुत कम सुविधाएं होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर एक बच्चे को एक और कॉलेज में भी मैं बताती थी कि आप अगर एक इंडोर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो एक आउटडोर एक्टिविटी भी जरूर कर लीजिए। या तो आप ट्रैक पे जाइए, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमिए, आप कोई गेम ले लीजिए, आप कोई रनिंग कर लीजिए। तो शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, तो ये हम भूल जाते हैं। बच्चे खासकर 7वीं 8वीं तक खूब करते हैं, कॉलेज में मैंने ये किया, मैंने बैडमिंटन खेला, और जैसे ही 9, 10th और 11th की तरफ जाते हैं ना, पेरेंट बोलते बेटा अभी पढ़ाई कर लो। अब उसमें क्या होता है कि बस किताबी कीड़े अगर बन जाते हैं ना, तो उससे मतलब शरीर में एक मोटापन आ जाता है, एक लेजीनेस आ जाती है, वो चुस्ती नहीं रहती है जो आप एक्टिविटी में रहो। तो ये भी जरूरी है, और उसके साथ साथ हॉबीज भी होनी चाहिए। या तो आप जैसे सुयश हंस रहा है, वो तो खूब बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, और मुझे पता, मुझे हर एक बच्चे का पता होता था कि किसको क्या और आती है। तो ये जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मन एक ही चीज में लगा रहेगा तो मतलब ऊब जाएगा। आपको और भी होनी चाहिए। और मेडिकल, खासकर अगर आप मेडिकल की प्रोफेशन लेना चाहते हो तो मेडिसिन में स्ट्रेस है। आप हर पेशेंट के साथ आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी के साथ आप हैंडल कर रहे हो, उनकी सारे मतलब एक डॉक्टर को पेशेंट जब डॉक्टर भगवान जैसे समझता है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको आपके बाकी मन को भी डेवलप करना चाहिए और हॉबीज भी रखनी चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं कॉलेज में बच्चों को कहती थी ना कि आप जिंदगी को एक 80-20 प्रिंसिपल बना लो। 80% अगर आप अपना पढ़ाई कर रहे हो तो 20% बाकी चीजों में भी लगो, तो ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही आपने मशवरा दिया, और हम चाहेंगे कि हर बच्चा इस मशवरे पे विचार करे और कायम रहे।
जनरल कनेक्टर, अगले प्रश्न में जाने के पहले एक बहुत समय से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, आपने जैकेट पे कुछ फूलों जैसा कुछ तमगा कुछ लगाया हुआ है, उसके बारे में वो क्या है? अच्छा अच्छा, ये हाँ, तो हाँ, ये फूल ये है, ये कॉलेज का लोगो का फूल है। और अच्छा, मैंने आज की इंटरव्यू के लिए वो ये भी आप देखिए कि मैंने बेज कलर की साड़ी और मरून कोटी पहनी हुई है, क्योंकि ये हमारे कॉलेज कलर्स है। और मैं ओके, एक छात्र थी एएफएमसी की, तो जी, ये जो रंग है ना, वो मन जी, में बैठे हुए हैं और कॉलेज के साथ इतना लगाव है कि आज भी लगता है कि अगर कॉलेज के लिए, मतलब कॉलेज के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो मेरे को उसी कलर रंग के कपड़े पहनने चाहिए और उसी कॉलेज का फूल लगा के गर्व महसूस होता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू जनरल कनेक्टर। अब इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि आप भारत की तीसरी महिला हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर आसीन हुई हैं, और अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और न जाने कितने सारे पदों से आपको और मेडल से आपको नवाजा गया है, रैंक। तो मेरा अब अगला प्रश्न है, आपका जो संदेश होगा हमारे राज्य की, हमारे देश की बेटियों के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़ा सा पुरुष प्रधान टाइप की संस्था रही है, और बल्कि अभी भी आम जनता में यही एक माइंडसेट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि आर्मी जो है सो पुरुष प्रधान है और बड़े कठिन कठिन तरीके के काम वहां पे करने को दिए जाते हैं, तो लड़कियां कैसे करेंगी? तो लड़कियों को हमारे समाज में आज भी डिस्करेज किया जाता है कि बहुत तरीके के ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहाँ पे उनको ज्यादा टाइम और एनर्जी की आवश्यकता हो। तो उनकी ये चिंता होती है कि कठिनाई और चुनौती से भरा आर्म्ड फोर्सेस में ये माता पिता सोचते होंगे कि आर्म्ड फोर्सेस में जाने से उनकी बेटियों के लिए क्या ये एक सही करियर ऑप्शन है? आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए बेटियों के लिए क्या ये एक सही ऑप्शन होगा? तो ऐसे माता पिताओं के लिए आपका क्या संदेश है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और यही प्रश्न जब मैं एएफएमसी में पिछले 5 साल, इसके पहले 5 साल से इंटरव्यूज वगैरह करती रहती थी, तो सारी खासकर लड़कियों के जो माता पिता आते थे या गार्डियंस आते थे, यही सवाल मुझे पूछते थे, और मैं उनके लिए 2 चीज बताती थी। एक कि अभी जमाना बदल गया है, लड़के लड़कियां बराबर है, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप देखिए, फौज ने भी अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। पहले जो है सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस लेडीज आती थी, लेकिन अब जो है सारी फैसिलिटीज, बाकी जो आर्म सर्विसेज, पायलट्स तक भी लेडीज आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कमांडेंट्स की पोस्ट देने का भी परमिशन दे दी है, तो इसलिए ज्यादा लड़कियां आ सकती है, और जो आ चुकी हैं वो अपने आप को बहुत काबिल प्रूव कर रही हैं, वो हर चीज, क्योंकि आर्म फोर्सेस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कैपेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जेंडर पे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो शायद मैं भी, अगर आप कहो कि भाई इतनी कम लेडीज क्यों हैं, आप ये पूछ सकती हो कि भाई फिर इतनी आप सिर्फ तीसरी कैसी हो। वजह ये है कि ज्यादातर लोग अभी भी पेरेंट्स वैसे ही सोचते गए, तो इसलिए इतनी लड़कियों को आने नहीं दिया। लेकिन अब बदल गया है, अब जितनी लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं, तो आगे आप देखेंगे कि ऊंचे हद तक भी, ऊंचे ओहदे पे भी लेडीज बहुत पहुंच जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि जैसे एएफएमसी में हम सिर्फ 30 लेडीज लेती हैं, हालांकि लड़कों ने कहा था, सुयश याद है जब मैं डीन आई थी, पहली महिला डीन, तो उन्होंने कहा अब लेडीज और लड़के काफी खुश थे कि शायद लड़कियां और आ जाएंगी। क्योंकि हमेशा लड़कों का कंप्लेन रहा है कि भाई हम इतने ज्यादा है और लड़कियां बहुत कम है, तो थोड़ा सा मतलब घुमाने फिरने के लिए लड़कियां कम हो जाती है ना, तो इसलिए उनको लगता है हाँ गर्लफ्रेंड्स कम हो जाती है, रेशो कम हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा लड़कियां ज्यादा। तो उन्हें लगा कि भाई महिला डीन आई है तो शायद सारी लड़कियां ही लड़कियां आएंगी,
हालांकि मैंने 25 से 30 जरूर करवाई, लड़कियां थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन अभी पूरी इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी जो एम्प्लॉय कुछ जगह है, मतलब हम हैसियत में, कैपेबिलिटी में, काम में हम बराबर है, लेकिन कुछ जगह है जहां पे हम नहीं जा सकते, जैसे बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड और कठिन जगह जो है उसमें अगर हम लेडीज, क्योंकि अभी भी वहां की लोकल तैयारियां इतनी नहीं है, जैसे बाथरूम्स है, ये काफी चीजें, लॉजिस्टिक्स जो है वो जरूरी है, इसलिए लेडीज की एम्प्लॉयबिलिटी अभी फौज के पास, उनकी कैपेबिलिटी कम नहीं है लेकिन सुविधाएं कम है, और इसलिए कम लेडीज हम लेते हैं। और हमने आर्म फोर्सेस में रेशो रखा है कि अगर 100 डॉक्टर होंगे तो 25 से ज्यादा हम लेडीज नहीं रखेंगे। तो अभी, और वो भी धीरे धीरे बदल जाएगा जैसे लेडीज और ले पाएंगे। लेकिन इसकी वजह ये भी है कि लेडीज को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, और जैसे डिलीवरीज है, बच्चों को बड़ा करना है, तो फील्ड पोस्टिंग्स आगे जाके एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है। तो और ये ऑर्गेनाइजेशन समझता है और लेडीज को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात है, रही बात अगर नौकरी करनी है, तो मैं हर पेरेंट्स को यही बोलती थी कि अगर आपको बेटी से नौकरी करने की इजाजत देनी है और उसने कहीं नौकरी करनी है और उसने घर के बाहर निकल के दूर कहीं जाके नौकरी करनी है, और फिर भी अगर आपको चैन की नींद सोनी है, तो प्लीज उसे फौज में भर्ती करिए, क्योंकि वो फौज में जितनी सिक्योर है, फौज देश की रक्षा करता है, उसके साथ लेडी की तो बहुत इज्जत करता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ वो आप बिल्कुल ना घबराइए, उसे आपके मन की शांति के लिए उसे फौज में भेज दीजिए। ओके, बल्कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, यू टर्न द नैरेटिव अपसाइड डाउन। लोग समझते थे कि सेफ नहीं है फौज में लड़कियों का जाना, आपने बल्कि उसको और पूरा उल्टा किया, भी चेंज कर बिल्कुल दिया कि अगर कोई प्रोफेशन सेफ है तो वो फौज है लड़कियों के लिए। बिल्कुल। तो ये तो मतलब माता पिता के लिए बिल्कुल इट शुड बी म्यूजिक टू देयर ईयर्स, मुझे लगता है। और इसको एक सीरियसली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प बनाकर लड़कियों के सामने पेश करना चाहिए, और पेरेंट्स को लड़कियों को और प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आए और फौज में भर्ती हो। जनरल कानेटकर, अब हम आपके अल्मा मेटर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है? तो हम सब अपने अपने स्कूल या कॉलेज या कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी पास होते हैं, उससे एक अलग ही तरीके का लगाव होता है, एक प्यार होता है, एक नॉस्टैल्जिया होता है, और हम लोग एलुमनाई मीट करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और आपके पास तो ये भी एक अनुभव है कि आपने सिर्फ ना वहां से पढ़ाई की, बल्कि उस कॉलेज की आगे चल के आप डीन बनी और डिप्यूटी कमांडेंट के तौर पे वहां का नेतृत्व किया। तो इस सिलसिले में आपसे आपका अनुभव जानना चाहेंगे, जनरल कानेटकर। बिल्कुल, अगर आप कहो तो मतलब हर एक की जिंदगी में जिसे कहते हैं कि सबसे स्वर्ण पल या सबसे अच्छे पल अगर है, तो वो जिस दिन मुझे याद है जब मैं मेजर जनरल के लिए सिलेक्ट हो गई थी और मेरे डीजी ने कहा कि कहीं आप जाना चाहती हो, कोई स्पेसिफिक हो, तो मैंने सिर्फ एक कही, मैंने कहा अगर सर आप डीन भेज सको तो मैं वो करना चाहूंगी, और अगर वो नहीं तो मुझे इंडिया में कोई भी पोस्ट दे दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। तो ये था। और दूसरा मुझे आज याद आ रहा है जो मैं कोट करूंगी, एक स्टूडेंट्स मैगजीन होती है, सुयश क्या धन्वंतरी होता है आपकी, जो धन्वंतरी ना, जो स्कॉडेट मैगजीन। तो मुझे याद है कुछ साल पहले मैं जब एक अध्यापिका थी, प्रोफेसर थी पीडियाट्रिक्स में कॉलेज में, तब मुझे उन्होंने कहा था कि एक आर्टिकल लिखिए, और उसकी कॉपी मेरे कंप्यूटर पे मिली, जिसमें उसका मैंने टाइटल दिया था लव एट फर्स्ट साइट। ओके। हाँ और वो आर्टिकल मुझे मतलब आप जब कह रही हो ना, तो मुझे याद आया कि वो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था कि मैंने फौज ज्वाइन किस लिए किया, मतलब ये नहीं कि मुझे फौज, मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, मेरे पापा पोस्ट रेलवेज में थे, पोस्टेड थे लखनऊ में, और पढ़ाई आगे की 12th स्टैंडर्ड के लिए मुझे हॉस्टल में पूना में रखा था।
तो मैं वहां से, मैंने एएफएमसी का तो नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि उन दिनों में कोई एंट्रेंस एग्जाम की बाकी इसमें नहीं था, और मेरी सीबीएसई में रैंक होल्डर थी, तो मुझे पता था कि जो पूना का मेडिकल कॉलेज है उसमें मेरे को एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो और मेरी एक सहेली थी जो बाद में वो भी एयरफोर्स में ज्वाइन करी, मेरी रूममेट थी, उसने कहा चल एक कॉलेज दिखाती हूँ, तूने देखा है? मैंने कहा नहीं देखा, और मैं वो देखने गई एएफएमसी, और इतनी मतलब सरप्राइज हो गई कि ऐसी भी कोई जगह है इंडिया में जहाँ पे इतने बड़े, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। एब्सोल्युटली, और जहाँ पे स्टूडेंट सब बड़े मजे से साइकिल पे घूम रहे हैं, और उन दिनों में मोटरसाइकिल किसी के पास होती ही नहीं थी। अब बच्चे कंप्लेन करते हैं, सुयश आप लोगों तो पता नहीं, लेकिन जब चेंज किया ना, मोटरसाइकिल्स निकाल के साइकिल्स लगाई, तो बच्चों ने बहुत क्रिप किया कि क्या है हमें साइकिल, लेकिन हमारे दिनों में हम सभी साइकिल चलाते थे। तो मैंने देखा सबने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बाकी कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म नहीं था, और इतनी फैसिलिटीज, मतलब हर चीज वहां पे, ग्राउंड थे, और मैं स्पोर्ट्समैन थी, मैंने देखा इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा बास्केटबॉल का कोर्ट है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है। तो मैंने कहा ऐसा भी मतलब कोई डॉक्टर, तो मैंने उस दिन तय कर लिया कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं, आई विल नॉट ओनली बिकम अ डॉक्टर, आई विल एंजॉय बिकमिंग द डॉक्टर। तो इसमें फर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई, एंड दैट वाज द डे आई मेड अप माय माइंड, और मैंने चुपचाप फॉर्म भरा, पेरेंट्स को बताया भी नहीं, एग्जाम दिया, और जब सिलेक्ट हो गई तो पापा से जिद करी, पापा ने बहुत मना किया, मानी नहीं, तो मैंने कहा नहीं यही जाऊंगी। और दूसरी बात ये हो गई कि मतलब ये आपसे सीक्रेट क्या मतलब छुपाना, बता दूंगी कि मैं उसी टाइम 12th में थी, तो मेरे हस्बैंड के साथ मुलाकात हो गई, वो एनडीए से पढ़ रहे थे, तो वो भी मैंने देखा कि इतना बाकी लड़कों से ये मतलब जो आर्म फोर्सेस के है वो कितने स्मार्ट है। अब सुयश देखो कितना स्मार्ट हो गया, जब आया था इतना नहीं होगा, तो ऐसी लड़कियां काफी इम्प्रेस हो जाती है। हंस रहा है वहां से। ये भी एक जो होती है ना लव एट फर्स्ट साइट में, ये सारा मतलब it was college which got me into the army, not army which got me into the college. So I think that will remain. And इसलिए जब उसकी डीन बन के गई ना, तो मन में एक सपना था कि इसको मतलब मैं और ऊंचा कैसे उठाऊं, इसके मतलब मैं जितना भी करूं, जैसे अपना होता है ना, उसके लिए हम ये नहीं सोचते कि मतलब ये नौकरी है। तो मैंने कभी वो जो 2 साल मैंने 2.25 साल डीन थी, मैंने उस जॉब को कभी अपनी नौकरी नहीं समझा, कभी अपना जॉब नहीं समझा। वो एक पैशन था, वो एक दिल की ये थी कि भाई क्या जितना भी करूं कम है, और मुझे उतना ही मतलब काफी टाइटल्स वगैरह भी मिले, क्योंकि वो सुयश बाद में बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्यार भी मिला, तो दोनों चीज होती थी, बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों ये बात बहुत ही अहम है याद रखने के लिए कि आप जो भी प्रोफेशन में जाएं, जो भी करियर पाथ चुने, उसको एंजॉय करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दिल से उसमें जाने की इच्छा हो और तब आप उसमें जाएं, तो फिर उसके बाद रास्ता अपने आप साफ होने लगता है, और उसके बाद तो जितने भी आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, अवार्ड वगैरह मिलते हैं, वो सब तो एक बस साइड इफेक्ट होता है उसका। असल बात है कि आपको अपने काम को एंजॉय करना आना चाहिए। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑफ कोर्स एएफएमसी जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस है, वो तो एक प्रीमियर कॉलेज है, इसमें कोई दो शक नहीं है। हम लोग भी जैसे मुझे याद है जब पूना जाते थे या गई थी मैं वहां पे, तो एक टूर अट्रैक्शन की तरह भी उसको पेश किया जाता था हम जैसे आम जनता के लिए। तो जैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, तो उसी तरह आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव एक ये होता था। तो हम लोग एज टूरिस्ट भी उसके वहां जाते थे और देखते थे और वापस आते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुयश मेरा आपसे है कि अभी प्रेजेंट डे में एएफएमसी में आप अंतिम वर्ष में हैं और आप कॉलेज कैडेट कैप्टन के रूप में वहां पे नियुक्त हैं। तो सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज में कैडेट का जीवन हमें बताइए कि कैसा होता है।
और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज से करीब 20-30 साल पहले ये जनरल कानिटकर हमें बताइए तब कैसा माहौल था और अभी कैसा माहौल है, कुछ फर्क आया है या अभी भी पूरे अनुशासन के साथ वैसे ही चलता है, क्या बदला है और क्या है अभी? तो आज के बच्चे अगर वहां जाना चाहें तो सुयश आप बताइए कि वो क्या एक्सपेक्ट करें? हाँ, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जो एक कैडेट का जीवन होता है एक आम या एक सिविलियन मेडिकल कॉलेज से बहुत डिफरेंट होता है। जैसा कि अभी तक आपने सुना मैम को, आपको एक झलक मिल ही गई होगी कि कैसा जीवन होता होगा, क्योंकि कॉलेज का एम बस एक डॉक्टर बनाना नहीं है, डॉक्टर के साथ एक लीडर, एक सक्षम आर्मी ऑफिसर भी बनाना है। तो मेडिकल एजुकेशन हमारी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है, बट उस तक सीमित नहीं है। हमें हमारे ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत प्रोत्साहित किया जाता है कि हर प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम भरसक पार्ट ले सकें, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो सके। सो जैसा कि मैम ने बताया, आप जिस स्पोर्ट में आप रुचि रखते हैं, जिसमें आप आगे अच्छा करना चाहते हैं या फिर जिसे सीखना भी चाहते हैं, उसके लिए हर प्रकार का अवसर वहाँ पे मौजूद है। जिस भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी इंटरेस्ट है, जैसे कि आर्ट्स है या फिर डिबेटिंग, क्विजिंग, हर किसी के लिए एक डेडिकेटेड क्लब वहाँ पे मौजूद है, जिसमें कैडेट्स बहुत इंटरेस्ट लेके पार्ट लेते हैं और अपने आप को सुधारते हैं दिनों दिन, जैसी कि अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। उसके अलावा इस सब के लिए एक बिल्कुल विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में अवेलेबल है। आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं, हर किसी के लिए आपको कॉलेज अपने एडवेंचर क्लब के थ्रू जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। आई थिंक दिस इज रेयर, बाकी इंडिया के दूसरे कॉलेजेस में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सुयश, आपको पता है मैंने हॉर्स राइडिंग, जब मैं वहां स्टूडेंट थी तब मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी, नहीं तो और कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में थोड़ी सीख पाती। बिल्कुल। मुश्किल है। और आगे के जो छात्र आएंगे उनके लिए पता है इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की भी नींव डाली गई है और नया ह्यूज इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने वाला है। तो जैसा मैम ने कहा कि इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा फोकस पढ़ाई से हट जाता है। वो 80-20 फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं और एकेडमिक एक्सीलेंस तो वो नॉर्म है हमारे यहाँ, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो उसके लिए जहां तक बात करें, मतलब बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, चाहे वो लैब्स हो, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, म्यूजियम्स हैं, बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग हो, एक बहुत अच्छा स्किल्स लैब है हमारे यहाँ जिसपे हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं हर चीज में। और एक जो बात मुझे बहुत खास लगती है वो है हमारे कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स। अगर जहां तक बात करें, हमारे माधुरी मैम बैठी हुई है इसलिए उनके सामने उनकी पढ़ाई कर रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं फैकल्टी मेंबर नहीं हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि जहाँ इस देश में बाकी मेडिकल कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज होती है कि फुल स्ट्रेंथ में फैकल्टी अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन AFMC। वहाँ हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो फुल टाइम हमारे लिए पूरे डेडिकेशन के साथ हमें ट्रेन करने का उनकी इच्छा रहती है। जहाँ तक मैं कहूँगा, जैसा एक मिनट सुयश, अभी तो लॉकडाउन में हो तो कैसे पढ़ा रहे? अभी हमारे लिए एक ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हो गया है। रोज 3 घंटे लेक्चर्स होते हैं। जिस समय पूरा देश बंद है, कोई काम, सारा काम रुका हुआ है, फिर भी फैकल्टी मेंबर्स हमारे लिए रोज मतलब बेहतरीन लेक्चर्स ले रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये टीचर, हमारे फैकल्टी मेंबर्स या प्रोफेसर से बस ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि ये एक एक्सटेंडेड फैमिली टाइप का बॉन्ड हम शेयर करते हैं अपने फैकल्टी मेंबर से। जब कभी हमें पढ़ाई छोड़िए, उसके अलावा भी कोई समस्या होती है, जो पहले लोग होते हैं जिनसे हम अपने समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, वो हम, मेरे लिए तो टीचर्स ही हैं। बिल्कुल मेरे लिए क्या, इनफैक्ट सभी कैडेट्स के लिए हमारे कॉलेज में। और एक और चीज जो हमारे कॉलेज को बाकी कॉलेजेस से बहुत अलग बनाती है वो है मेडिकल रिसर्च। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मेडिकल रिसर्च को हमारे कॉलेज में बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। कैडेट को फर्स्ट ईयर से ही उसकी क्षमता और उसके रुझान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आप जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से आप मेडिकल रिसर्च में अपने लेवल पे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो सीखना चाहे सीख सकते हैं, और इसमें भरपूर सहयोग मिलता है हमारी फैकल्टी मेंबर्स की ओर से। तो दिस इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट माय कॉलेज। एंड आपकी पोल सुयश अब जनरल कनेक्टर ही खोलेंगी कि क्या बदमाशियां करते थे कॉलेज में और कैसे आपको डांट पड़ती थी, ये सब हम जनरल कनेक्टर से जानना चाहेंगे।
अब मगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज ही मैं ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ ना बात कर रही थी, कुछ चीजों के लिए कॉलेज से लेना था। तो वो कहते हैं मैडम बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, कैडेट्स ही नहीं है, मैं ना किसी को डांट पा रहा हूँ, ना मैं किसी को फाइन कर पा रहा हूँ, ना कोई शरारत हो रही है। ऐसा सूना कॉलेज कभी हुआ ही नहीं है। तो हम लोग ये भी आप समझ सकते हो कि वहाँ क्या चलता है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमें हमेशा ये डर रहता था कि अच्छा फाइन लग सकता है, ये लग सकता है। अब जब इतने दिनों से घर पे, अब सोचते हैं किसी तरह से बस कॉलेज पहुंचा दो, ठीक है फाइन लगे, कोई शैतानियों पे चलेगा, लेकिन बस कॉलेज पहुंचा दो किसी तरह से। हम तो बस ये आजकल यही और मुझे हमें मतलब कुछ बच्चों को कुछ चीजें हो जो चल रही है, उनको लगता है फैकल्टी को पता ही नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि भाई फैकल्टी खुद भी वहां स्टूडेंट थी, तो उन्होंने भी कुछ चीजें करी हुई है। तो और कितना मतलब जिन चीजों पे कि हम लोग भी जो है अपना सिर मोड़ लेते हैं कि चलो हमें पता है क्या हो रहा है। और जहां तक मतलब अगर मैं उनको कहती थी कि मेरा काम है दो चीजों में ना, आप गुडी गुडी नहीं हो सकते, आप मतलब सिर्फ अच्छे अच्छे नहीं हो सकते। एक होता है कि एक पेरेंट का रोल और एक टीचर का रोल, क्योंकि अगर पेरेंट सिर्फ हर चीज को एक्सेप्ट करने लगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और अगर टीचर भी डांटे ही ना, करेक्शन ना करे, तो बच्चा बिगड़। तो मैं बच्चों को कहती थी कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एएफएमसी में हम टीचर्स आपके लिए दोनों है, क्योंकि एएफएमसी एक ऐसा कॉलेज है जो 100% रेसिडेंशियल है। तो बच्चे जब पढ़ते हैं घर नहीं जाते, तो एक तरीके से गुरुकुल जैसे ही है, जहाँ पे छात्र और अध्यापक सब एक साथ कैंपस में रहते हैं। तो इसलिए हमें उनकी थोड़ी शरारत एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं, और बाकी टाइम अगर रास्ता गलत जा रहा है तो उन्हें फट से सीधे रास्ते पे लाना भी पड़ता है। तो ये एक डबल रोल होता है। बिल्कुल। ओके, तो सुयश आप बताइए कि ऐसी कुछ क्या शरारतें की आपने कॉलेज में जिससे आपको जनरल कंडक्टर की फटकार मिली? कॉलेज में जहां तक मुझे याद है कि सबसे बड़ी समस्या होती है कैडेट्स को अटेंडेंस की। तो जब इतना फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे होता है तो कुछ लोग सोचने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं हल्का फुल्का। बट जब जिस दिन मैम ने डीन का पदभार संभाला था, तो अपने पहले लेक्चर में मैम ने क्लियर कर दिया था कि देयर आर सम नेगोशिएबल्स, सम नॉन नेगोशिएबल्स। अच्छा, याद है? बिल्कुल मैम। तो इसलिए अटेंडेंस को लेके फटकार लगती रहती थी। अटेंडेंस मैम का नॉन नेगोशिएबल था। आप जो करना है करिए, जिस फील्ड में एक्सेल करना है करिए, बट दैट विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज ऑन योर अटेंडेंस। तो एक ये था जिसपे फटकार लगती रहती थी। बाकी सुयश, याद है वो एक आप ही की बैच की थी या जूनियर थी, सोशल में मेरी नकल उतारी बच्चों ने, अब दूध मांगोगे तो खीर दूंगी, और बाकी क्या था, एनटीडी मांगोगे तो चीर दूंगी। और एनटीडी ये बच्चों का एक ये था कि नॉन ट्रेनिंग डे, यानी कि छुट्टी मांग लो। अब हर चीज पे जो भी कोई भी इवेंट हो गया, उसके बाद सब कैसे चिल्लाते थे एनटीडी मतलब वो एक नॉर्म जैसा होता था कि इतना रिगरस ट्रेनिंग है एजुकेशन का, तो जब भी मौका मिले मैम सामने है बस कूद पड़ो कि मैम एनटीडी, आज तो एनटीडी मिल ही जाए किसी तरह से। तो और मैम बहुत अच्छे से बोलती थी कि हंसते हंसते आती थी, और फिर ऐसे बिल्कुल। सुयश, मैम को उन लोगों को बताओ तो मेरा नाम क्या रखा था आप लोगों ने? मैम जब मैम हमारे यहाँ डीन थी, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते थे कि मैम जो है हमें एनटीडीज देंगी और छुट्टियां देंगी, बट मैम आती थी स्वीट से ऐसे करके चली जाती थी, और बहुत कड़ा शासन रखता था मैम का, नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स। तो मैम, बच्चों ने या मेरे सारे कैडेट्स ने बहुत फॉन्डली मैम को नाम दिया था, निकनेम राजमाता। और वो और फिर उन्होंने एक नाटक भी किया था, जिसमें जैसे गब्बर सिंह नहीं बैठता है, वैसे कुर्सी पे 2 स्टार लगा के एक लड़की बैठी थी राजमाता, और सब कैडेट्स की ऐसी पेशी हो रही थी। आज तक मुझे इतना अच्छा लगा। अच्छा, जो बच्चे सुन रहे हैं उनके ये इसको नकल करने के लिए नहीं है, ये बस सुनने के लिए है। ऐसा ना हो कि आप आगे जाकर अपने किसी टीचर
यस बट ये बिल्कुल निकनेम बहुत मकसद नहीं था। निकनेम बहुत फॉन्डली रखा था लोगों ने। मैम को कैडेट्स बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। मैम के लिए लोग कविताएं लिखते थे, छोटी छोटी खूबसूरत सी, जो आज तक हम लोग जो है सेव करके रखते हैं। बिल्कुल। कोई कविता याद है सुयश जो आप लोगों ने लिखी होगी? मैम आप सुना दीजिए। ये ऋतिक राय की कविता पेश करने जा रही हूँ। इरशाद। या इस कॉलेज के दिन जाते हैं मस्ती में, राजमाता की बस्ती में, ढलती शामों की हस्ती में, हाथ उठाकर मध्यम मुस्का के, नटखट अंदाज में फिंगर दिखा के, बातें जो बतलाती है वो याद सदा रह जाती है। हम जितनी बातें आज करें वो सारी कम रह जाएंगी, और इस कॉलेज की मान प्रतिष्ठा ऊंची और हो जाएगी। खेल कूद में आगे है, त्योहार संग मनाती है, जब मैम चले है वर्दी में तो थोड़ा सा इखलाती है। मंच पे आके हमको बहला के एक छुट्टी काट चली जाती है, पर इनको अपना डीन बता के बात गजब हो जाती है। सफर चुना है ऐसा कि आज यहाँ कल वहां गए, तो दुख कैसा कि दूर हो गए, जब बातें हैं और यादें हैं, और मिलना चाहेंगे फिर से, थोड़ा बढ़कर थोड़ा सजकर, कुछ करना चाहेंगे हम भी, बिल्कुल आप जैसा बनकर। बिल्कुल एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत सुंदर, माधुरी जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर कविता है। तो इसलिए इनकी साहित्यिक। जो नटखट ये थे उन सब में इतना प्यार था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी आप दोनों से सवाल है, हाँ और दोनों में से कोई छुपाएगा नहीं, ठीक है? ओके। हाँ आप दोनों की रैगिंग हुई कि नहीं, और कैसी हुई, ये बताइए। सुरेश पहले बताएगा, क्योंकि आजकल कोई रैगिंग होती ही नहीं है, हमारी तो बहुत होती थी। अच्छा, अब तो रैगिंग एज सच कोई सिस्टम नहीं है, बट हल्का फुल्का ओरिएंटेशन जरूर होता है। वो ओरिएंटेशन इज जस्ट क्योंकि एक कॉलेज का एक डिस्टिंक्ट माहौल है जो बाकी इससे अलग है। तो जब स्टूडेंट्स नए नए आते हैं तो इस माहौल में ढालने के लिए एक उनका एक हेल्दी इंटरेक्शन अपने सीनियर से किया जाता है। बिल्कुल वही प्रिंसिपल हुआ करता था। हाँ, तो ये बहुत हेल्दी इंटरेक्शन होता है। इसको रैगिंग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ये बस एक तरह का ओरिएंटेशन होता है। लोगों को सिखाया जाता है मैनर्स, कि सीनियर से कैसे बात करना है, मेस में आप कैसे बैठना है, ऑफिसर्स के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। बस ये ओरिएंटेशन टाइप का होता है। उस समय हो सकता है ऑब्वियसली डांट पड़े छोटी मोटी, बट रैगिंग तो नहीं कहेंगे इसको। हमारे समय तो रैगिंग नहीं। जी आप? हमारे टाइम तो खूब रैगिंग होती थी। एक तो हम लोग कैडेट्स नहीं थे, अभी इन लोगों को ना कैडेट स्टेटस दिया गया है। हम सिविलियंस की तरह ही आते थे, यूनिफॉर्म जरूर पहनते थे लेकिन कैडेट्स नहीं थे, तो इसलिए रैगिंग वाज परमिटेड। और मेरी तो खूब हुई, क्योंकि एक तो मतलब एक स्पोर्टिंग, क्योंकि रैग जब करते हैं ना तब अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्टिंग हो और सब चीज करने को तैयार हो तो उसकी रैगिंग और हो जाती है। और क्योंकि मैं एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में आई थी तो मतलब कोई फर्क नहीं था। लेकिन एक बात कहूँ, जिन लड़कियों ने सबसे ज्यादा रैगिंग करी थी सीनियर्स, वही आज मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड्स है और मैं सबके साथ इन टच हूँ। तो ये बात ये थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मतलब हम कहते हैं अलायसेस नाम देते थे, और मेरी तो इतनी लंबी हो गई थी क्योंकि जब इंट्रोड्यूस करना पड़ता था तो पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता था। तो मतलब सबसे मुझे याद है, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी भारी और मैं थी शॉर्ट और मतलब पेटीट छोटी ये थी, लेकिन आवाज जोर जोर के चिल्लाती थी। तो मुझे बताया था एक हमारी लैरिंजियल नर्व होती है जो जिसकी वजह से ना आवाज में एक भारीपन आता है, तो मुझे हर बार चिल्लाना पड़ता था, माय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व नेवर रिटर्न्ड। और उसके बाद मुझे बहुत शौक था डांस करने का, तो मुझे मतलब उन दिनों में ना वो क्या हेलेन वेलेन ऐसे पिक्चरों में होते थे तो बोलते अभी बस शुरू हो जाओ, और मैं भी एंजॉय करती थी। तो मेरी रैगिंग में इतनी और रैगिंग होती कि ये फ्रेशर देखो कैसी है, एंजॉय कर रही है, तो मेरे सिर के ऊपर एक बकेट डालते थे कि आप एंजॉय कर रहे हो, हम सीनियर्स नहीं देखना चाहते कि तुम भी हंस रही हो।
अच्छा। तो मैं बकेट डाल के भी डांस करती हूँ। आपके पास ऐसी कोई फोटोग्राफ है क्या, हम दिखाना चाहेंगे अपने? मैं यही, आपने फोटो कहा, मेरे पास ये पीछे याद आया कि हमारे काफी मतलब कॉलेज डेज के भी फोटोज है, और अभी भी इतना हमारा एलुमनाई एसोसिएशन स्ट्रांग है। हम हर एक एलुमनाई एसोसिएशन का हर सैटरडे, अभी कोविड के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां जो आर्मी ज्वाइन नहीं किए, जो यूएस में है, यूके में है, जापान में है, सिंगापुर में है, एक टाउन हॉल होता है हर सैटरडे को, और हम एक दूसरे से अभी भी सीख रहे हैं, एक दूसरों को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से कॉलेज में भी बहुत सुविधाएं, मतलब रिसर्च फंड, बर्सरी, हमारे छात्र जो है फॉरेन कंट्रीज में पेपर प्रेजेंट करने के लिए गए हैं, जिसके लिए एलुमनाई एसोसिएशन ने फंड किया है। तो ऐसे भी मतलब हम ये नहीं कि हर कॉलेज का एलुमनाई एसोसिएशन होता है, लेकिन एएफएमसी का एक जो फैमिली फीलिंग है वो कई साल तक चलता रहता है। और बैच हम अल्फाबेट से एक दूसरे को जानते हैं। सुयश, आपका बैच कौन सा है? मैम C3 बैच। C3। C3, आप बताइए C3। और मेरा बैच था Q, क्योंकि A to Z जब खत्म हो गया तो हमने A2 B2 शुरू किया। अच्छा, जब Z2 खत्म हो गया तो C3 शुरू हो गया। तो ये, और ये हमें क्योंकि समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोग ईयर के हिसाब से हाँ, तो नहीं, ये ABCD क्या है? हाँ, हमारा मतलब एएफएमसी का हर साल का ये है कि एक अल्फाबेट, हर बैच को एक अल्फाबेट दिया जाता है, और इसलिए फर्स्ट बैच के, और आज जो टाउन हॉल हमारी चलती है उसमें ए बैच से लेके सारे ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए ये इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, एंड वी कंटिन्यू टू इंटरैक्ट वेरी एक्टिवली।